स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राष्ट्रीय आय से क्या अभिप्राय है। यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। किसी देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर कहा लिख दीजिएगा, कहा यहाँ पर छूट गया है, ठीक है, यहाँ पर कहा लिख दीजिएगा। मतलब बोला जा रहा है कि मान के चलिए कोई देश है, उस देश में एक साल के भीतर में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होगा उसके मूल्यों के योग को ही हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करें, यानी कि डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो समष्टि अर्थशास्त्र का वह शाखा है जिसमें समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं या फिर आर्थिक विषयों का अध्ययन किया जाता है। मतलब भाई यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक विषयों का यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि साधन आय क्या है। देखिए साधन आय मतलब क्या होता है कि साधन आय से अभिप्राय उत्पादन के साधनों की आय से है, जैसे कि मजदूरी हो गया, लगान, ब्याज तथा लाभ जो कर्मश श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमकर्ता से प्राप्त होता है। ये सब हो जाएगा हमारा साधन आय यानी कि फैक्टर इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भुगतान संतुलन क्या है, यानी कि व्हाट इज बैलेंस पेमेंट। तो चलिए भाई देख लेते हैं कि भुगतान संतुलन मतलब क्या होता है। तो भुगतान संतुलन मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि किसी देश का भुगतान संतुलन किसी दी हुई अवधि में देशवासियों तथा विदेशियों के बीच हुए सारे आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। मतलब जो भी यहाँ पर लेन देन होगा उसका जो रिकॉर्ड रहेगा, जो डाटा रहेगा, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलेंगे। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई देख लो कि सामूहिक मांग क्या है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, यानी कि दी गई अवधि में एक अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग के योग को कुल मांग या फिर सामूहिक मांग कहते हैं। देखिए सामूहिक मांग को कुल मांग यानी कि टोटल डिमांड भी बोला जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर, नोट करिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन 6, यहाँ पर क्या आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन 6 में दिया गया है कि व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में क्या अंतर है। दोनों में अंतर पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि व्यापार संतुलन से हमारा अभिप्राय आयात और निर्यात के बीच अंतर से है। व्यापार संतुलन मतलब क्या होगा कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी सामान होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इससे इसका मतलब लगाया जाता है इसका अभिप्राय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश कुछ वस्तुओं का आयात और कुछ वस्तुओं का निर्यात करता है। आयात तथा निर्यात की वह मात्रा हमेशा बराबर नहीं होती, ठीक है। आयात और निर्यात का जो यह मात्रा है ना, यह कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है। आयात तथा निर्यात के इस अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। और ये जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, इसको क्या बोला जाएगा, व्यापार संतुलन बोला जाएगा। फिर देखिए भुगतान संतुलन में क्या है कि भुगतान संतुलन में विदेशी व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार की मदें आती है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल विदेशी व्यापार की दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। मतलब भाई इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों आता है, जबकि ये जो हमारा जो व्यापार संतुलन है इसमें केवल हमारा दृश्य मद को ही शामिल किया गया है। इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार भुगतान संतुलन का क्षेत्र व्यापार संतुलन से अधिक विस्तृत होता है। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अंतर बोला है, आप चाहे तो इस प्रकार से लकीर खींच के भी कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड में आप लोग भुगतान संतुलन लिखिएगा, एक साइड में आप लोग व्यापार संतुलन लिखिएगा, और आप चाहे तो लकीर खींच के भी इसके डिफरेंस को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, देख लो क्या है कि सरकारी बजट से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स है, ये आप लोगों को बताना है कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को कि सरकारी बजट क्या है। तो बजट सरकार के एक वर्ष के समस्त आय और व्यय के विवरण को कहते हैं, यानी कि एक साल के भीतर कितना आय होगा, कितना व्यय होगा, ठीक है, मतलब कितना इनकम होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इस चीज का एक विवरण जो होता है इसी को बजट या फिर सरकारी बजट कहा जाता है। इसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय को भी दिखाया जाता है। वित्तीय वर्ष की गणना विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की है, जैसे कि वित्तीय साल अप्रैल मार्च, वित्तीय साल जनवरी दिसंबर इत्यादि। लेकिन भारत में जो सरकारी बजट के लिए जो सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, अप्रैल मार्च है। मतलब भारत में क्या है, यहाँ पर अप्रैल मार्च को यहाँ पर अच्छा माना गया है। देखो भाई यहाँ पर जो बजट होता है ना, दो टाइप का होता है, एक हमारा सामान्य बजट होता है, एक हमारा रेल बजट होता है। नोट करिए। परंतु 1921 से पहले
केवल एक ही सामान्य बजट था। मतलब अगर 1921 के पहले का बात करा जाए तो मात्र सामान्य बजट था, उस टाइम रेल बजट नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में सामान्य बजट भी है और रेल बजट भी है। क्योंकि भारत में केंद्रीय बजट तथा राज्य सरकार का अस्तित्व है। भाई देखो यहाँ पर जो हमारा भारत देश है इसमें क्या है, केंद्र सरकार, यहाँ पर एक काम करो, बजट की जगह पर आप लोग सरकार लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा कि ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों का अस्तित्व है। इसलिए केंद्र सरकार जो बनाता है वो केंद्रीय बजट हो गया, जो राज्य सरकार बनाएगा वो राज्य बजट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बजट की जगह पर सरकार कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का अस्तित्व है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लो, अतः केंद्र सरकार केंद्रीय बजट तथा राज्य सरकार राज्य बजट बनाती है, ये हो गया। फिर ये जो बजट है ना सरकारी, ये जो बजट है इसका विशेषता क्या क्या है, पहला रोजगार में वृद्धि, बजट से रोजगार में वृद्धि होता है, क्योंकि जो बजट बनेगा उसमें सड़क पुल, ठीक है, बांध, जो भी विद्युत परियोजना है, सिंचाई का परियोजना है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे रोजगार को बढ़ावा मिले, और वही सब चीज के ऊपर मतलब सरकार मैक्सिमम फोकस करती है। ठीक है, तो क्या है, सरकारी बजट का उद्देश्य रोजगार के स्तर में वृद्धि करना होता है। सरकार विशिष्ट रोजगार कार्यक्रम तैयार करती है, सड़कें, पुल बांध इत्यादि, विद्युत परियोजनाएं, सिंचाई परियोजना आदि को प्रोत्साहन करने के लिए बजट में सरकार विशेष प्रावधान करती है। ठीक है, बहुत कुछ उसमें दिया जाता है। आर्थिक समानता, देखो भाई यहाँ पर अमीरी गरीबी जो है हमारे देश में, उसको मिटाने के लिए भी बजट में विशेष ध्यान दिया जाता है कि बजट का उद्देश्य गरीब व अमीर के फासले को कम करना भी होता है। गरीब व अमीर का अंतर कम करने के लिए उद्देश्य से सरकार प्रगतिशील कर मतलब टैक्स प्रणाली, अनुपातिक कर टैक्स प्रणाली अपना कर गरीबों पर कर का भार कम डाल सकती है। ठीक है, ये काम ये लोग कर सकते हैं। थर्ड है कि गरीबी और बेरोजगारी में कमी, सरकारी बजट के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाया जाता है। आर्थिक स्थिरता, आर्थिक मंदी एवं आर्थिक तेजी, ठीक है, देखो दोनों खराब है भाई, जो धीरे धीरे होगा ये भी खराब है, जो पूरा स्पीडली हो जाएगा ये भी खराब है। तो आर्थिक मंदी हो या फिर आर्थिक तेजी हो, दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए घातक होती है। बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक मंदी और तेजी दोनों को नियंत्रण में रख सकती है और देश के व्यापार एवं उद्योग दोनों में स्थिरता कायम की जा सकती है। ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। इसके बाद देखो जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है भाई कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, हो सके आप लोगों को देखने में असुविधा हो रहा है, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आज जूम कर दूंगा, आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं जूम कर दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक साइड में यहाँ पर मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखा है, और एक साइड में समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। एक करके समझ लीजिए, फिर मैं जूम कर दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला यहाँ पर क्या देखिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए व्यष्टि से ही हमारा आ रहा है व्यक्ति, व्यष्टि से क्या आ रहा है व्यक्ति, मतलब यहाँ पर जो भी मतलब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, व्यक्तिगत स्तर पर होगा, मतलब किसी विशेष मतलब कोई एक व्यक्ति के ऊपर होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा, मतलब ये जो होगा ये व्यक्तिगत स्तर पर होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो समष्टि है, देखिए समष्टि से ही हमारा क्या आ रहा है भाई, पूरा समाज हमारा आ रहा है। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका जिसे व्यष्टि में जैसे हो गया कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, हमारे समष्टि में हो गया पूरे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, ये सब। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है। जो व्यक्ति जो है, जैसे जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति का अध्ययन होता है। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होता है, जबकि समाज, ये जो समष्टि में क्या होता है कि समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। कोई दिक्कत नहीं है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इस मान्यता पर आधारित है कि समष्टि क्या है, प्राचल स्थिर रहते हैं, ये बोला जाता है कि स्थिर रहते हैं, प्राचल स्थिर रहते हैं, और इसमें समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि प्राचलों को स्थिर मान लेता है। फिर क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन होता है, इसमें सामान्य होता है और इसमें एक वस्तु की कीमत का होता है। व्यष्टि आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक होती है, और इसमें क्या है कि समष्टि आर्थिक समस्याएं जैसे रोजगार, गरीबी, स्फीति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। ठीक है, लास्ट क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसको कीमत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इसको आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये सब नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये तो रहा हमारा आज का वीडियो, जहां पर अभी मैंने आप लोगों को फिलहाल वेरी वेरी 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, करीबन मैं आपको अभी 1-2 घंटा के अंदर में और 3-4 वीडियो दे दूंगा, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कल एक्चुअली में मेरा थोड़ा तबियत बहुत ही खराब हो गया था, क्योंकि 2-4 दिन पहले इतना वीडियो बना दिया था, तबियत दिक्कत हो गया था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया था। अब चलिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएं इसको। देख लीजिए, अब इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिख लीजिए, देखो भाई। ठीक है, इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से लिख लीजिए। चलिए पहले आप लोग व्यष्टि वाला लिख लीजिए, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए व्यष्टि वाला। देख लीजिए यहाँ पर व्यष्टि वाला में क्या है, तो इसके हाथ से लेकर यहाँ तक पूरा आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए व्यष्टि वाला हो गया। अब मैं आप लोगों को समष्टि वाला दिखा देता हूँ, इधर वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई ले लीजिए फटाक से। ठीक है,
क्योंकि फटाक से पूरा हो जाएगा। तो समष्टि वाला का भी ले लीजिए। तो आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बस अब आप पढ़ाई करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।